नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात में एक बटन दबाते हैं और आपका पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, तो यह किसी जादू से कम है क्या? या जब आप अपने फोन पर कोई गाना सुनते हैं, तो यह कैसे संभव है कि किसी की आवाज हवा में से निकलकर आपके कानों तक पहुंच रही है? आज ये चीजें हमें बहुत आम लगती हैं, लेकिन एक समय था जब यह सब सिर्फ कल्पना थी, एक सपना था। और उस सपने को हकीकत में बदलने का जिम्मा उठाया एक ऐसे इंसान ने जिसे बचपन में उसके टीचर ने मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया था। एक ऐसा युवक जो लगभग बहरा था, लेकिन उसने दुनिया को आवाज को कैद करना सिखा दिया। एक ऐसा इंसान जो 1000 बार से ज्यादा फेल हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज हम उस महान आविष्कारक, उस जिद्दी जीनियस की कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक की जीवनी नहीं है, यह मेहनत, लगन और कभी हार न मानने वाली इंसानी भावना की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि जीनियस होना कोई दिमागी खेल नहीं है, बल्कि यह तो 1% प्रेरणा और 99% पसीने का नतीजा है। क्या आप तैयार हैं उस युवक की यात्रा पर चलने के लिए, जिसने अंधेरे को रोशनी से और खामोशी को आवाज से जीत लिया था? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मंदबुद्धि युवक। जब एक टीचर ने भविष्य के जीनियस को पहचानने में गलती की, थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह शुरू होती है, एक ऐसे किरदार के साथ जिसे हर कोई कमजोर और नाकाबिल समझता है। उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान शहर में हुआ था। वे अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और बचपन में उन्हें अल के नाम से बुलाया जाता था। जब वे छोटे ही थे तो उनका परिवार मिशिगन के पोर्ट ह्यूरोन शहर में आकर बस गया। एडिसन का दिमाग बचपन से ही बहुत अलग था। वो दूसरे बच्चों की तरह चुपचाप बैठकर रटने वाला बच्चा नहीं था। उसके दिमाग में हमेशा हजारों सवाल घूमते रहते थे। वो हर चीज के बारे में पूछता था, यह क्यों होता है, यह कैसे काम करता है। उसकी यह जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि वो अक्सर अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। जब एडिसन स्कूल जाना शुरू हुए तो यह उनके लिए एक बहुत ही बुरा अनुभव साबित हुआ। उस जमाने में स्कूल का तरीका बहुत सख्त होता था। टीचर जो सिखाते थे, बच्चों को बस वही रटना होता था। सवाल पूछने वाले या अलग तरीके से सोचने वाले बच्चों को अच्छा नहीं माना जाता था। एडिसन का मन इस रटने वाली शिक्षा में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका ध्यान अक्सर क्लास से भटक जाता था। उनके टीचर उनकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि यह युवक बाकी बच्चों की तरह होशियार नहीं है, इसका दिमाग बहुत धीरे काम करता है। और फिर एक दिन उस टीचर ने एक ऐसी बात कह दी जिसने एडिसन की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने एडिसन को एडल्ट कह दिया, जिसका मतलब होता है मंदबुद्धि या खराब दिमाग वाला। यह बात जब एडिसन ने घर आकर अपनी मां नैन्सी एडिसन को बताई तो वे आग बबूला हो गईं। नैन्सी खुद एक टीचर रह चुकी थी और वे जानती थी कि उनका बेटा मंदबुद्धि नहीं, बल्कि असाधारण रूप से जिज्ञासु और प्रतिभाशाली है। उन्हें यह एहसास हो गया कि यह स्कूल उनके बेटे की प्रतिभा को पहचानने की बजाय उसे कुचल देगा। अगले ही दिन वे स्कूल गईं और उस टीचर से खूब लड़ी और फिर उन्होंने एक बहुत अहम और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने एडिसन को स्कूल से निकाल लिया और यह तय किया कि वे उसे घर पर ही शिक्षा देगी। एडिसन की औपचारिक स्कूली शिक्षा सिर्फ कुछ महीनों में ही खत्म हो गई। यह शायद उनकी जिंदगी का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था। अगर वे उस स्कूल में रहते तो शायद उनका आत्मविश्वास हमेशा के लिए टूट जाता और दुनिया एक बहुत प्रमुख जीनियस को खो देती। एडिसन ने बाद में खुद कहा था, मेरी मां ने ही मुझे बनाया है। वे मेरे प्रति इतनी सच्ची और इतनी निश्चित थीं कि मुझे लगा कि मेरे पास जीने के लिए कोई वजह है, कोई ऐसा इंसान है जिसे मैं निराश नहीं कर सकता। नैन्सी एडिसन ने अपने बेटे को वो आजादी दी जो उसे स्कूल में कभी नहीं मिल सकती थी। उन्होंने उसे किताबें अध्ययन करने, सवाल पूछने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। एडिसन ने अपनी मां के मार्गदर्शन में खुद को सिखाना शुरू कर दिया। वे घंटों तक लाइब्रेरी में बैठकर विज्ञान और इतिहास की मोटी मोटी किताबें अध्ययन करते थे। उन्होंने घर के बेसमेंट में ही अपनी एक छोटी सी केमिकल लेबोरेटरी बना ली थी। वे अपनी पॉकेट मनी से केमिकल्स खरीदते और तरह तरह के प्रयोग करते रहते थे। इन प्रयोगों के कारण अक्सर छोटे मोटे धमाके भी होते और उनके घर वाले
परेशान भी होते, लेकिन उनकी मां हमेशा उनका साथ देती थी। इसी दौरान एडिसन की सुनने की शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगी। इसके पीछे की असली वजह तो साफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्कारलेट फीवर नाम की एक बीमारी की वजह से हुआ, तो कुछ कहते हैं कि यह कान के इन्फेक्शन के कारण था। लेकिन एडिसन ने अपनी इस कमजोरी को भी अपनी ताकत बना लिया। वे कहते थे कि बहरा होने की वजह से वे फालतू की बातों और शोर शराबे से बच जाते हैं और अपने काम पर ज्यादा अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। तो यह था वो युवक जिसे दुनिया मंदबुद्धि समझ रही थी। एक ऐसा युवक जो स्कूल से निकाल दिया गया था, जो ठीक से सुन नहीं सकता था, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान की एक ऐसी आग जल रही थी जो दुनिया को रोशन करने वाली थी। लेकिन सिर्फ घर में प्रयोग करने से तो काम नहीं चलने वाला था। उसे अपने प्रयोगों के लिए और पैसों की जरूरत थी। उसे असली दुनिया में कदम रखना था, और उसने यह कदम रखा सिर्फ 12 साल की उम्र में। आखिर एक 12 साल का युवक क्या काम कर सकता था, और कैसे एक ट्रेन की नौकरी ने उसे उसके पहले महान आविष्कार की ओर धकेल दिया। इस अविश्वसनीय यात्रा का अगला पड़ाव अब शुरू होने वाला है। चैप्टर नंबर 2, ट्रेन का युवक और टेलीग्राफ का जादू। जब एक हादसे ने किस्मत बदल दी। अपने प्रयोगों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 12 साल की उम्र में थॉमस एडिसन ने काम करना शुरू कर दिया। उन्हें पोर्ट ह्यूरोन से डेट्रॉइट जाने वाली ट्रेन पर अखबार और कैंडी बेचने का काम मिल गया। यह कोई आसान काम नहीं था। उन्हें सुबह जल्दी उठना होता और देर रात तक काम करना होता। लेकिन एडिसन कोई साधारण युवक नहीं थे। उन्होंने इस काम को भी अपनी प्रयोगशाला और अपने बिजनेस स्कूल में बदल दिया। उन्होंने देखा कि ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले लोग ताजा खबरें जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही अनोखा काम किया। उन्होंने ट्रेन के एक डिब्बे में, जो सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता था, एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया, और वे ट्रेन में ही अपना खाहुद का अखबार छापने लगे, जिसका नाम था द ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड। इस अखबार में वे ताजा खबरें, मजेदार कहानियां और ट्रेन से जुड़ी जानकारियां छापते थे। यह अखबार यात्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया और एडिसन ने इससे अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने उसी डिब्बे में अपनी एक छोटी सी केमिकल लेबोरेटरी भी बना रखी थी। जब भी उन्हें खाली समय मिलता, वे अपने प्रयोगों में लग जाते। लेकिन एक दिन उनकी इसी आदत की वजह से एक बहुत विशाल हादसा हो गया। ट्रेन जब चल रही थी तो एक झटका लगने के कारण उनकी लेबोरेटरी में रखा फोस्फोरस का एक टुकड़ा नीचे गिर गया और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते उस लकड़ी के डिब्बे में आग फैलने लगी। ट्रेन का कंडक्टर आग देखकर गुस्से में वहां आया और उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा। कुछ लोग कहते हैं कि इसी थप्पड़ की वजह से एडिसन के कान पर और बुरा असर हुआ और उनकी सुनने की शक्ति और भी कम हो गई। कंडक्टर ने एडिसन का सारा सामान और उनकी लेबोरेटरी ट्रेन से बाहर फेंक दी और उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया। एडिसन का यह पहला बिजनेस तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी सीखने की लगन खत्म नहीं हुई थी। वे अब भी कुछ नया करने की तलाश में थे, और तभी उनकी जिंदगी में वो घटना घटी जिसने उनकी किस्मत का दरवाजा खोल दिया। एक दिन वे एक स्टेशन पर खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते रेल की पटरी पर चला गया है और एक मालगाड़ी तेजी से उसी की तरफ आ रही है। बच्चे का पिता, जो स्टेशन का टेलीग्राफ ऑपरेटर था, वो दूसरी तरफ व्यस्त था और उसे इस बात का पता ही नहीं चला। यह देखकर एडिसन एक पल भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पटरी पर छलांग लगा दी और उस बच्चे को ऐन वक्त पर वहां से हटा लिया। ट्रेन बस कुछ इंच की दूरी से गुजर गई। बच्चे के पिता, जिनका नाम J.U. मैकेंजी था, वे एडिसन की इस बहादुरी को देखकर अभिभूत हो गए। वे इतने ज्यादा कृतज्ञ थे कि वे एडिसन को कोई महत्वपूर्ण इनाम देना चाहते थे, लेकिन एडिसन ने पैसे लेने से मना कर दिया। तब मैकेंजी ने कहा, ठीक है, अगर तुम पैसा नहीं लेना चाहते तो मैं तुम्हें एक ऐसा हुनर सिखाऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी काम आएगा। और उन्होंने एडिसन को टेलीग्राफी सिखाने का फैसला किया। टेलीग्राफ उस जमाने का इंटरनेट या मोबाइल फोन था। यह मोर्स कोड का इस्तेमाल करके तारों के जरिए संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की एक जादुई तकनीक थी। एडिसन के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने पूरे दिल से और पूरी लगन से टेलीग्राफी सीखना शुरू कर दिया। उनकी सुनने की कमजोरी यहां उनके काम आई। वे सिर्फ मशीन की टिक टिक की आवाज पर ध्यान केंद्रित कर पाते थे और बहुत जल्द ही वे एक बहुत ही कुशल टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। अगले कुछ सालों तक एडिसन ने एक घुमंतू टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में काम किया। वे अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाते
और जहां भी काम मिलता वहां काम करते। इस काम ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने अलग अलग तरह के लोगों को देखा, अलग अलग जगहों का अनुभव किया और सबसे अधिक उन्होंने टेलीग्राफ मशीन की तकनीक को अंदर बाहर से समझ लिया। वे सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं थे, वे एक टिंकरर थे, एक जुगाड़ू इंसान थे। वे हमेशा मशीन को और बेहतर और तेज और ज्यादा कुशल बनाने के तरीके सोचते रहते थे। वे रात रात भर जागकर अपनी मशीन के पुर्जों के साथ छेड़छाड़ करते रहते थे ताकि वे संदेशों को और अच्छे से भेज और प्राप्त कर सकें। यहीं से उनके एक आविष्कारक बनने का सफर असल में शुरू हुआ, लेकिन अभी तक वे सिर्फ शौकिया तौर पर ही छोटे मोटे सुधार कर रहे थे। वे अभी भी एक नौकरी पेशा इंसान थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते थे, लेकिन उनके दिमाग में कोई सारे सपने पल रहे थे। वे अब सिर्फ दूसरों की बनाई हुई मशीनों पर काम नहीं करना चाहते थे, वे अपनी खुद की मशीनें बनाना चाहते थे। वे कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो दुनिया को बदल दे। और इसी सपने को लेकर वे अमेरिका के सबसे प्रमुख शहर, सपनों के शहर न्यूयॉर्क की ओर निकल गए। उनकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई सारे सपने थे और उनके दिमाग में हजारों आइडिया थे। न्यूयॉर्क की भीड़ में क्या यह बहरा और कम शिक्षित युवक अपनी पहचान बना पाएगा, या वो भी हजारों लोगों की तरह गुमनामी में खो जाएगा? न्यूयॉर्क में उनकी मुलाकात एक ऐसे संकट से होने वाली थी जो उन्हें उनकी जिंदगी का पहला महत्वपूर्ण ब्रेक दिलाएगा। चैप्टर नंबर 3, न्यूयॉर्क का जुआरी और पहला महान आविष्कार। जब एक टूटी मशीन ने किस्मत चमका दी। जब थॉमस एडिसन न्यूयॉर्क शहर पहुंचे तो वे लगभग कंगाल थे। उनकी जेब में कुछ ही डॉलर थे और उन्हें रहने और खाने के लिए तुरंत काम की जरूरत थी। वे एक टेलीग्राफ कंपनी से दूसरी कंपनी के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। वे कई रातें भूखे भी सोए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें एक गोल्ड इंडिकेटर कंपनी के बॉयलर रूम में फर्श पर सोने की इजाजत मिल गई। यह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तरों में एक खास तरह की टेलीग्राफ मशीन लगाती थी जिसे स्टॉक टिकर कहते थे। यह मशीन सोने की कीमतों को लगातार अपडेट करती थी, जो उस समय के व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी थी। एक दिन जब एडिसन उसी बॉयलर रूम में थे तो अचानक कंपनी में हड़कंप मच गया। स्टॉक एक्सचेंज में लगी हुई उनकी मुख्य स्टॉक टिकर मशीन खराब हो गई थी। मशीन ने सोने की कीमतों को भेजना बंद कर दिया था और स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी मच गई थी। व्यापारी चिल्ला रहे थे और कंपनी का मालिक मिस्टर लोज परेशान होकर अपने बाल नोच रहा था। कंपनी के कोई सारे इंजीनियर उस मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि खराबी कहां है। हर कोई भागा दौड़ी कर रहा था। एडिसन चुपचाप यह सब देख रहे थे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उस मशीन को बहुत ध्यान से देखा था और एक अनुभवी टेलीग्राफ ऑपरेटर होने के नाते वे उसकी कार्यप्रणाली को समझते थे। उन्होंने हिम्मत करके मिस्टर लोज के पास जाकर कहा, सर, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं एक बार कोशिश करके देख सकता हूं? मिस्टर लोज ने इस मैले कुचैले अनजान युवक को देखा और उसे भगाने ही वाले थे, लेकिन वे इतने ज्यादा हताश थे कि उन्होंने कहा, ठीक है, जो करना है करो। एडिसन मशीन के पास गए। उन्होंने शांति से मशीन की जांच की और कुछ ही मिनटों के अंदर उन्हें वह खराबी मिल गई जो कोई सारे इंजीनियर नहीं खोज पा रहे थे। मशीन के 2 गियर के बीच एक स्प्रिंग टूटकर फंस गया था। उन्होंने उस टूटे हुए स्प्रिंग को निकाला और मशीन फिर से टिक टिक करके चलने लगी। स्टॉक मार्केट में कीमतें फिर से पहुंचने लगीं और सबकी जान में जान आई। कंपनी के मालिक मिस्टर लोज एडिसन की इस काबिलियत को देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसी समय एडिसन को $300 प्रति माह की भारी भरकम तनख्वाह पर नौकरी पर रख लिया, जो उस जमाने में एक बहुत अधिक रकम थी। एडिसन की किस्मत एक ही झटके में बदल गई थी, लेकिन एडिसन सिर्फ नौकरी करके खुश रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उस स्टॉक टिकर मशीन पर काम करना जारी रखा। उन्हें लगा कि यह मशीन बहुत जटिल और अविश्वसनीय है। उन्होंने एक बिल्कुल नए और बेहतर डिजाइन का स्टॉक टिकर बनाने का फैसला किया, जो ज्यादा सरल, ज्यादा तेज और ज्यादा भरोसेमंद हो। दिन में वे कंपनी का काम करते और रात में वे अपनी इस नई मशीन पर काम करते। कुछ ही महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक बहुत ही शानदार यूनिवर्सल स्टॉक टिकर बना लिया। यह मशीन पुरानी मशीन से हर मामले में बेहतर थी। उन्होंने अपनी इस मशीन को वेस्टर्न यूनियन जैसी विशाल टेलीग्राफ कंपनी को बेचने का फैसला किया। वे कंपनी के मैनेजर के पास गए और सोचा कि वे इस मशीन के लिए $3,000 से $5,000 मांगेंगे।
उन्हें डर भी लग रहा था कि शायद कंपनी इतने पैसे देने से मना कर दे। जब मैनेजर ने उनसे पूछा कि वे अपनी इस मशीन की क्या कीमत चाहते हैं, तो एडिसन घबरा गए और उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। मैनेजर ने उनकी घबराहट को देखा और खुद ही कहा, क्या तुम इसके लिए $40,000 लोगे? $40,000। एडिसन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह उनकी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा अधिक रकम थी। उन्होंने सपने में भी इतनी अधिक रकम के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने किसी तरह अपनी हैरानी को छिपाया और हां कह दिया। जब उन्हें $40,000 का चेक मिला तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसे बैंक में जमा कैसे कराते हैं। यह उनकी जिंदगी की पहली अधिक कमाई थी और इसने उन्हें एक बहुत अहम सबक सिखाया, अपने काम की कीमत को कभी कम मत आंको। इस पैसे ने एडिसन को वह आजादी दे दी जिसका वे हमेशा से सपना देखते थे। अब उन्हें रोजी रोटी के लिए किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। अब वे अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपने आविष्कारों पर लगा सकते थे। इस पैसे से एडिसन ने अपनी खुद की एक वर्कशॉप खोली। उन्होंने दूसरे प्रतिभाशाली मैकेनिक और आविष्कारकों को अपने साथ काम पर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले कुछ सालों में टेलीग्राफ से जुड़े कई और सुधार किए और कई नए आविष्कार किए। उन्होंने एक ऐसा क्वाड्रुप्लेक्स टेलीग्राफ बनाया जो एक ही तार पर एक ही समय में 4 अलग अलग संदेश भेज सकता था, जिसने टेलीग्राफी की दुनिया में क्रांति ला दी। एडिसन अब एक सफल और जाने माने आविष्कारक बन चुके थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी बेचैन था। वे सिर्फ दूसरों की बनाई हुई चीजों को सुधारना नहीं चाहते थे, वे कुछ बिल्कुल नया बनाना चाहते थे। उनके दिमाग में एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक बहुत ही पागलपन भरा आइडिया जन्म ले रहा था। एक ऐसी जगह बनाने का आइडिया जहां आविष्कार कोई संयोग न हो, बल्कि एक रोजमर्रा का काम हो। एक ऐसी आविष्कार की फैक्ट्री जहां से चमत्कार रोज पैदा हों। आखिर क्या था यह आइडिया और क्या यह काम कर पाएगा, यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 4, चमत्कारों की फैक्ट्री, मेनलो पार्क का जादूगर। जब आविष्कार एक इंडस्ट्री बन गया, $40,000 की उस विशाल रकम ने थॉमस एडिसन को आर्थिक रूप से आजाद कर दिया था। लेकिन उनकी असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि उनके दिमाग में भरे हुए अनगिनत आइडिया थे। वे समझ गए थे कि एक अकेला इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ही आविष्कार कर सकता है, लेकिन अगर आविष्कार करने की प्रक्रिया को ही एक फैक्ट्री की तरह बना दिया जाए, जहां अलग अलग काबिलियत वाले लोग एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करें, तो चमत्कारों को रोज पैदा किया जा सकता है। यह एक बहुत ही नया और क्रांतिकारी विचार था। उस समय तक आविष्कारक अक्सर अकेले ही अपनी छोटी छोटी वर्कशॉप में चुपचाप काम करते थे। एडिसन इस अकेले जीनियस की छवि को तोड़ना चाहते थे। इसी विचार के साथ 1876 में एडिसन ने न्यू जर्सी के एक छोटे से गांव मेनलो पार्क में एक जमीन खरीदी और वहां अपनी सपनों की दुनिया बनानी शुरू की। उन्होंने वहां एक बहुत विशाल 2 मंजिला प्रयोगशाला बनाई। यह कोई साधारण प्रयोगशाला नहीं थी, यह दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी थी, यानी एक ऐसी जगह जो सिर्फ और सिर्फ आविष्कार करने और उन्हें विकसित करने के लिए ही बनाई गई थी। एडिसन ने बहुत ही गर्व से इसे अपनी आविष्कार की फैक्ट्री कहा। उन्होंने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, हर 10 दिन में एक छोटा आविष्कार और हर 6 महीने में एक महत्वपूर्ण आविष्कार। यह सुनने में किसी पागल का बरबराना लगता था, लेकिन एडिसन अपने इस सपने को लेकर बहुत गंभीर थे। उन्होंने उस प्रयोगशाला में दुनिया के हर कोने से हर तरह की सामग्री और उपकरण इकट्ठा किए। वहां हर तरह के केमिकल, हर तरह की धातु, हर तरह के तार और हर तरह की मशीनें मौजूद थीं। एडिसन मजाक में कहते थे, हमारे पास यहां लगभग हर चीज है, यहां तक कि एक सूअर के बाल भी। उनका मकसद यह था कि उनके दिमाग में कोई भी आइडिया आए तो उसे बनाने के लिए जरूरी सामान खोजने में समय बर्बाद न हो। लेकिन इस फैक्ट्री की असली मशीनें लोहे और लकड़ी की मशीनें नहीं थीं, बल्कि वे थे प्रतिभाशाली इंसान जो वहां काम करते थे। एडिसन ने अपने आसपास गणितज्ञों, इंजीनियरों, रसायनज्ञों और कुशल कारीगरों की एक बेहतरीन टीम इकट्ठा की, जिन्हें मजाक में मकर कहा जाता था, क्योंकि वे दिन रात काम करते और हमेशा गंदे रहते थे। मेनलो पार्क में काम करने का तरीका भी बहुत अनोखा था। यहां कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं थी। यह जगह 24 घंटे खुली रहती थी। एडिसन खुद भी दिन में 18 से 20 घंटे काम करते थे और वे अपनी टीम से भी वैसी ही लगन की उम्मीद करते थे।
वे सब एक परिवार की तरह रहते थे, साथ खाते थे, साथ गाते थे और साथ मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। एडिसन इस टीम के कप्तान थे। वे एक साथ दर्जनों प्रोजेक्ट पर काम करते थे। वे अपनी टीम को कोई आइडिया देते और फिर सब लोग मिलकर उस पर काम करना शुरू कर देते। वे हजारों प्रयोग करते, सैकड़ों बार फेल होते, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते थे। एडिसन की सबसे मुख्य खासियत यही थी कि वे असफलता को असफलता नहीं बल्कि सीखने का एक मौका मानते थे। वे कहते थे, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। इस असाधारण माहौल और इस अथक मेहनत का नतीजा जल्द ही दुनिया के सामने आने लगा। मेनलो पार्क सचमुच में एक चमत्कारों की फैक्ट्री बन गया। यहां से एक के बाद एक ऐसे आविष्कार निकलने लगे जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बनाए हुए टेलीफोन को और बेहतर बनाने का काम किया। उन्होंने एक कार्बन ट्रांसमीटर का आविष्कार किया जिसने टेलीफोन की आवाज को इतना साफ और ऊंचा कर दिया कि अब लोग लंबी दूरी तक आसानी से बात कर सकते थे। यह एक बहुत अधिक सुधार था जिसने टेलीफोन को एक खिलौने से एक व्यावहारिक उपकरण बना दिया। लेकिन मेनलो पार्क से जो पहला मुख्य, जादुई और पूरी तरह से मौलिक आविष्कार निकला, उसने तो एडिसन को रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। यह एक ऐसा आविष्कार था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह एक ऐसी मशीन थी जो कुछ ऐसा कर सकती थी जिसे लोग अब तक सिर्फ ईश्वर का काम समझते थे। यह मशीन इंसानी आवाज को, संगीत को, यानी किसी भी ध्वनि को कैद कर सकती थी और उसे बाद में फिर से सुना सकती थी। यह किसी जादू से कम नहीं था। इसी आविष्कार के कारण अखबारों ने एडिसन को एक नया नाम दिया, द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क, यानी मेनलो पार्क का जादूगर। आखिर क्या थी वो जादुई मशीन और उसने कैसे काम किया? चलिए उस पहले विशाल चमत्कार की कहानी जानते हैं। चैप्टर नंबर 5, मेनलो पार्क का जादूगर और बोलती मशीन। जब इंसान ने आवाज को कैद कर लिया, मेनलो पार्क की आविष्कार फैक्ट्री अब पूरी रफ्तार से चल रही थी। एडिसन और उनकी टीम टेलीग्राफ और टेलीफोन को बेहतर बनाने के तरीकों पर काम कर रहे थे। एक दिन टेलीग्राफ के संदेशों को रिकॉर्ड करने की एक मशीन पर काम करते हुए एडिसन के दिमाग में एक बहुत ही अजीब और क्रांतिकारी आइडिया आया। उन्होंने देखा कि जब वे मोर्स कोड के सिग्नल को एक कागज की डिस्क पर सुई से उकेरते हैं और फिर उस डिस्क को तेजी से घुमाते हैं, तो सुई के कंपन से एक अजीब सी गुनगुनाने जैसी आवाज पैदा होती है जो इंसानी आवाज से कुछ बहुत मिलती जुलती है। यहीं पर उनके जीनियस दिमाग में बिजली कौंधी। उन्होंने सोचा, अगर टेलीग्राफ के सिग्नल को रिकॉर्ड करके एक गुनगुनाहट पैदा की जा सकती है, तो क्या इंसानी आवाज को भी रिकॉर्ड करके उसे फिर से वैसे का वैसा ही पैदा नहीं किया जा सकता? यह एक इतना अविश्वसनीय और पागलपन भरा आइडिया था कि जब उन्होंने अपनी टीम को इसके बारे में बताया, तो ज्यादातर लोगों को लगा कि एडिसन मजाक कर रहे हैं। आवाज को जो हवा में पैदा होती है और तुरंत गायब हो जाती है, उसे भला कोई कैसे पकड़ सकता है? लेकिन एडिसन अपने इस आइडिया को लेकर बहुत जुनूनी थे। उन्होंने तुरंत अपने एक सबसे काबिल मैकेनिक जॉन क्रूसी को बुलाया और उसे एक स्केच बनाकर दिया। उस स्केच में एक सिलेंडर था जिस पर टिन की एक पतली पन्नी लिपटी हुई थी। सिलेंडर के एक तरफ एक बड़ा सा हॉर्न जैसे भोंपू होता है लगा था, जिसके पतले सिरे पर एक डायफ्राम और उससे झुरी एक सुई थी, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक और सुई वाला हिस्सा था। उन्होंने क्रूसी से कहा कि वे इस अजीब सी दिखने वाली मशीन को बनाएं। क्रूसी ने कुछ ही घंटों में उस मशीन को बना दिया। जब मशीन तैयार हो गई तो एडिसन ने उस पर लगे हुए हैंडल को घुमाना शुरू किया और हॉर्न के सामने झुककर जोर से एक बच्चों की कविता गाई, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब। जब वे गा रहे थे तो उनकी आवाज के कंपन से डायफ्राम और उससे झुरी सुई कांप रही थी, और वो सुई घूमते हुए सिलेंडर पर लिपटी टिन की पन्नी पर एक खराश बना रही थी। उनकी आवाज अब उन खराशों में रिकॉर्ड हो चुकी थी। कविता पूरी करने के बाद उन्होंने पहली सुई को पीछे हटाया और दूसरी सुई को उन खराशों की शुरुआत में रखा। उनके सारे साथी अपनी सांसें रोके हुए देख रहे थे। उन्हें अभी भी लग रहा था कि यह सब एक मजाक है। और फिर एडिसन ने फिर से हैंडल को घुमाना शुरू किया। जैसे ही सिलेंडर घूमा और दूसरी सुई उन खराशों पर से गुजरी, तो एक चमत्कार हो गया। उस मशीन में से एक बहुत ही धीमी, कुछ अजीब लेकिन साफ साफ पहचानी जा सकने वाली आवाज आई, जो वही कविता गा रही थी, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब। यह खुद एडिसन की अपनी ही रिकॉर्ड की हुई आवाज थी।
उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। वे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह तो साक्षात जादू था। एक मशीन बोल रही थी। एडिसन खुद भी अपनी इस सफलता पर हैरान थे। वे बाद में कहते थे कि यह उनका एकमात्र ऐसा आविष्कार है जो पहली ही कोशिश में काम कर गया। उन्होंने इस जादुई मशीन को फोनोग्राफ का नाम दिया। यह साल 1877 की बात है। फोनोग्राफ के आविष्कार की कहकहबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के अखबारों में मेनलो पार्क के जादूगर और उसकी बोलती मशीन के चर्चे होने लगे। लोग हजारों की संख्या में मेनलो पार्क आने लगे, सिर्फ उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए। एडिसन रातों रात एक वैज्ञानिक से एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन गए। उन्हें व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी बुलाया गया। फोनोग्राफ ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने पहली बार यह संभव बनाया कि इंसान अपनी आवाज को, संगीत को और इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रख सकता है। यह रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री का, यानी आज हम जो गाने सुनते हैं, उन सब का जन्म था। एडिसन ने फोनोग्राफ के कई उपयोग सोचे, जैसे चिट्ठियां लिखवाने के लिए, नेत्रहीन लोगों के लिए किताबें रिकॉर्ड करने के लिए, घड़ियों में समय बताने के लिए और संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। फोनोग्राफ की सफलता ने एडिसन के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब उन्हें और उनकी टीम को यकीन हो गया था कि वे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी असंभव लगने वाला काम कर सकते हैं। और अब एडिसन ने अपनी नजर एक और भी विशाल और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी और शायद इतिहास के सबसे मुश्किल आविष्कार पर टिका दी थी। उन्होंने आवाज को तो कैद कर लिया था, लेकिन अब वे रोशनी को कैद करना चाहते थे। वे रात के अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। वे गैस लैंप की टिमटिमाती और खतरनाक रोशनी की जगह एक साफ, सुरक्षित और सस्ती बिजली की रोशनी लाना चाहते थे। यह एक ऐसा सपना था जिसे दुनिया के कोई सारे वैज्ञानिक सालों से देख रहे थे और सब के सब फेल हो चुके थे। क्या मेनलो पार्क का यह जादूगर इस सबसे विशाल चुनौती को पार कर पाएगा? क्या वह एक छोटे से बल्ब में सूरज को कैद कर पाएगा? यह एक ऐसी दौड़ थी जो एडिसन को उनकी सहनशीलता की हर सीमा के पार ले जाने वाली थी। चैप्टर नंबर 6, रोशनी की दौड़, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का महासंग्राम। जब 10,000 बार फेल होने के बाद मिली सफलता। फोनोग्राफ की शानदार सफलता के बाद एडिसन अब पूरी दुनिया में एक हीरो बन चुके थे, लेकिन वे अपनी इस प्रसिद्धि पर आराम करने वालों में से नहीं थे। उनका दिमाग अब एक और भी प्रमुख समस्या से जूझ रहा था, एक ऐसी समस्या जो सदियों से इंसानियत को परेशान करती आई थी, रात का अंधेरा। उस जमाने में रात को रोशनी के लिए लोग मोमबत्तियों, तेल के दियों या गैस लैंप का इस्तेमाल करते थे। ये सब तरीके बहुत महंगे, बहुत खतरनाक, क्योंकि इनसे आग लगने का डर रहता था और बहुत ही असुविधाजनक थे। दुनिया को जरूरत थी एक ऐसी रोशनी की जो साफ हो, सुरक्षित हो, सस्ती हो और जिसे सिर्फ एक बटन दबाकर चालू या बंद किया जा सके। और वो रोशनी थी बिजली की रोशनी। इलेक्ट्रिक आर्क लाइट का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन वो इतनी ज्यादा तेज और चकाचौंध करने वाली होती थी कि उसे सिर्फ सड़कों या कोई सारे होलों में ही इस्तेमाल किया जा सकता था, घरों के अंदर नहीं। दुनिया भर के वैज्ञानिक एक छोटे घरेलू इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसका सिद्धांत सीधा साधा था। जब किसी पतले से तार या फिलामेंट से बिजली गुजारी जाती है तो वह गर्म होकर चमकने लगता है, लेकिन समस्या यह थी कि जैसे ही फिलामेंट इतना गर्म होता कि वो रोशनी दे सके, वो हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तुरंत जलकर राख हो जाता था। कुछ वैज्ञानिकों ने फिलामेंट को एक वैक्यूम यानी हवा रहित कांच के बल्ब के अंदर रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं मिल रहा था जो ज्यादा देर तक बिना जले रोशनी दे सके। सब फेल हो रहे थे। लोगों को लगने लगा था कि एक सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना नामुमकिन है, लेकिन एडिसन के शब्दकोश में नामुमकिन शब्द था ही नहीं। 1878 में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही दुस्साहसी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर इस समस्या को सुलझा देंगे। ये एक बहुत अहम दावा था और इसने उन्हें बहुत अधिक दबाव में डाल दिया। उन्होंने अपने मेनलो पार्क की पूरी ताकत इस एक प्रोजेक्ट पर झोंक दी। अब शुरू हुई इतिहास की सबसे अहम और सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक दौरों में से एक। एडिसन और उनकी टीम ने एक ऐसा फिलामेंट खोजने का महाअभियान शुरू कर दिया जो सस्ता भी हो
और जो घंटों बल्कि हजारों घंटों तक जल सके। यह काम भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था, और वो भी एक ऐसी सुई जिसके बारे में उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो दिखती कैसी है। उन्होंने दुनिया में मौजूद लगभग हर चीज को फिलामेंट के रूप में आजमाने का फैसला किया। उन्होंने हर तरह की धातु जैसे प्लैटिनम, इरिडियम को आजमाया। उन्होंने हर तरह के पौधों के रेशे, लकड़ी और यहां तक कि अपने एक साथी की लाल दाढ़ी के बाल को भी कार्बन में बदलकर आजमाया। वे एक के बाद एक प्रयोग करते जाते। हर प्रयोग में वे एक नया फिलामेंट बनाते, उसे एक कांच के बल्ब के अंदर रखते, बल्ब में से हवा निकालते और फिर उसमें बिजली छोड़ते, और हर बार नतीजा वही होता। फिलामेंट या तो तुरंत जल जाता या कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के बाद बुझ जाता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। एडिसन के 6 हफ्ते के दावे का मजाक उड़ने लगा। उनके निवेशक परेशान होने लगे और अखबारों में यह लिखा जाने लगा कि मेनलो पार्क का जादूगर इस बार फेल हो गया है। लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। वे और उनकी टीम दिन रात बिना सोए काम करते रहे। कहा जाता है कि उन्होंने 6000 से भी ज्यादा अलग अलग पदार्थों को आजमाया। एक बार जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मिस्टर एडिसन, क्या आप हजारों बार फेल होने के बाद निराश नहीं हैं? तो एडिसन ने वही अपना प्रसिद्ध जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने बस यह पता लगा लिया है कि कौन से हजारों तरीके काम नहीं करते। यह उनकी जिद थी, उनका कभी हार न मानने वाला जज्बा था जो उन्हें आगे ले जा रहा था। आखिरकार 1 साल से भी ज्यादा की अथक मेहनत के बाद अक्टूबर 1879 में उन्हें एक बहुत ही साधारण सी चीज में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो चीज थी सूती धागा। उन्होंने एक साधारण सिलाई के धागे को लिया, उसे एक खास तरीके से मोड़ा और उसे घंटों तक एक भट्टी में गर्म करके उसे कार्बनाइज्ड किया, यानी उसे कार्बन में बदल दिया। यह एक बहुत ही नाजुक काम था। कई बार वो कार्बन का धागा बल्ब में रखते रखते ही टूट जाता, लेकिन आखिरकार वे उसे एक बल्ब में सफलतापूर्वक रखने में कामयाब हो गए। उन्होंने बल्ब में से हवा को बाहर निकाला और फिर अपनी सांसें रोके हुए उन्होंने उसमें बिजली छोड़ी और एक चमत्कार हो गया। वो छोटा सा काले रंग का धागा एक सुंदर नारंगी सुनहरी रोशनी के साथ चमकने लगा। वो जला नहीं। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, वो अभी भी जल रहा था। एडिसन और उनकी पूरी टीम उस छोटे से बल्ब को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई खजाना हो। वो बल्ब लगातार 13 घंटों से भी ज्यादा समय तक जलता रहा। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने दुनिया को पहला व्यावहारिक लंबे समय तक चलने वाला इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब दे दिया था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन एडिसन जानते थे कि यह तो सिर्फ आधी संघर्ष है। एक बल्ब बना लेना एक बात है, लेकिन उस बल्ब को हर घर तक पहुंचाना यह बिल्कुल दूसरी और कहीं ज्यादा विशाल चुनौती है। एक अकेला बल्ब बिना बिजली के क्या काम का? उसे जलाने के लिए चाहिए थे जनरेटर, तार, स्विच, मीटर और एक पूरा का पूरा सिस्टम। एडिसन का सपना सिर्फ एक बल्ब बनाने का नहीं था। उनका सपना तो पूरी दुनिया को रोशन करने का था। और अब वे अपनी जिंदगी के सबसे अहम और सबसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। क्या वे सिर्फ एक आविष्कारक से एक इंजीनियर, एक बिजनेसमैन और एक पूरे शहर को बिजली देने वाले व्यक्ति बन पाएंगे? यह कहानी अब एक प्रयोगशाला से निकलकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर पहुंचने वाली है। चैप्टर नंबर 7, बिजली का जाल, एक नए युग का आरंभ। जब न्यूयॉर्क शहर रोशनी से नहा गया, एक लंबे समय तक चलने वाला लाइट बल्ब बना लेना एक बहुत अहम वैज्ञानिक उपलब्धि थी। लेकिन थॉमस एडिसन जानते थे कि यह तो सिर्फ एक पहला कदम है। उनका असली सपना सिर्फ एक आविष्कारक बनना नहीं, बल्कि एक पूरी नई इंडस्ट्री को जन्म देना था। वे एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो बिजली पैदा करे और उसे सुरक्षित तरीके से हर घर, हर दुकान और हर फैक्ट्री तक पहुंचाए। यह एक इतना विशाल और इतना महत्वाकांक्षी विचार था कि लोगों को यह भी बल्ब बनाने से ज्यादा नामुमकिन लगता था। इसके लिए सिर्फ विज्ञान की ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, बिजनेस और बहुत अधिक मात्रा में पैसे की भी जरूरत थी। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो एक पूरे शहर के सोचने और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला था। बल्ब की सफलता के बाद एडिसन ने निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने जेपी मोर्गन जैसे कोई सारे बैंकरों को यह विश्वास दिलाया कि बिजली का भविष्य बहुत उज्जवल है। उन्होंने एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की स्थापना की, जो बाद में दुनिया की सबसे विशाल कंपनियों में से एक जनरल इलेक्ट्रिक बनी।
पैसे का इंतजाम होने के बाद एडिसन ने न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके को अपनी इस क्रांति के लिए चुना। उन्होंने लोअर मैनहट्टन के पर्ल स्ट्रीट में एक जमीन खरीदी और वहां अपना पहला सेंट्रल पावर स्टेशन बनाना शुरू किया। यह दुनिया का पहला ऐसा पावर प्लांट था जो आम जनता को बिजली सप्लाई करने के लिए बनाया जा रहा था। यह काम किसी भी तरह से आसान नहीं था। एडिसन को सिर्फ एक पावर प्लांट ही नहीं बनाना था, उन्हें तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम शून्य से खड़ा करना था। उन्हें विशाल और शक्तिशाली डायनेमो यानी जनरेटर बनाने थे जो बिजली पैदा कर सकें। उन्होंने इसके लिए एक बिल्कुल नया और ज्यादा कुशल डिजाइन तैयार किया जिसे जंबो डायनेमो कहा गया। फिर उन्हें उस बिजली को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए तारों का एक पूरा जाल बिछाना था। उस समय तार जमीन के ऊपर खंभों पर लगाए जाते थे जो बहुत भद्दे और खतरनाक लगते थे। एडिसन ने एक बहुत ही दूरदर्शी और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सारे तार जमीन के नीचे इंसुलेटेड पाइपों में बिछाए जाएंगे। यह बहुत ही महंगा और मुश्किल काम था, लेकिन यह ज्यादा सुरक्षित और सुंदर था। उन्होंने और उनकी टीम ने मैनहट्टन की सड़कों को खोदकर मीलों लंबे भूमिगत तार बिछाए, लेकिन सिर्फ तार बिछाना ही काफी नहीं था। हर घर के अंदर भी तो एक पूरा सिस्टम चाहिए था। एडिसन को स्विच, सॉकेट, फ्यूज और लैंप होल्डर जैसे सैकड़ों छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी पुर्जों का भी आविष्कार करना हुआ। और सबसे अहम चुनौती थी एक बिजली का मीटर बनाना। अगर वे लोगों को बिजली बेच रहे हैं तो उन्हें यह नापने का कोई तरीका भी तो चाहिए कि किसने कितनी बिजली इस्तेमाल की है। उन्होंने इसके लिए भी एक बहुत ही चतुर डिवाइस का आविष्कार किया। आप देख रहे हैं, एडिसन सिर्फ एक चीज पर काम नहीं कर रहे थे, वे एक साथ सैकड़ों समस्याओं को सुलझा रहे थे। वे एक वैज्ञानिक भी थे, एक इंजीनियर भी, एक फैक्ट्री मैनेजर भी और एक बिजनेसमैन भी। आखिरकार सालों की कड़ी मेहनत, अनगिनत असफलताओं और कोई लाख डॉलर खर्च करने के बाद वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। 4 सितंबर 1882 की दोपहर थॉमस एडिसन पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन के कंट्रोल रूम में खड़े थे। उनके साथ निवेशक, पत्रकार और शहर के कोई सारे लोग मौजूद थे। हर कोई अपनी सांसें रोके हुए था। एडिसन ने एक लीवर खींचा और विशाल जंबो डायनेमो ने गरगराते हुए चलना शुरू कर दिया। और फिर 1 मील के दायरे में 85 ग्राहकों के घरों और दफ्तरों में 400 बल्ब एक साथ एक जादुई रोशनी के साथ जल उठे। न्यूयॉर्क शहर का एक हिस्सा अचानक दिन की तरह रोशन हो गया था। यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह एक नए युग की शुरुआत थी। अंधेरे पर इंसान की विजय का वो पल था। इस घटना ने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। हर कोई एडिसन के इस चमत्कार को देखने के लिए आ रहा था। बिजली अब सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं रह गई थी, यह एक हकीकत बन चुकी थी। एक ऐसी हकीकत जिसे खरीदा और बेचा जा सकता था। एडिसन का सिस्टम काम कर रहा था। उनकी डीसी यानी डायरेक्ट करंट बिजली की मांग तेजी से अधिक होने लगी। उन्होंने अमेरिका और यूरोप के दूसरे शहरों में भी पावर प्लांट लगाने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था कि एडिसन ने यह जंग भी जीत ली है और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वे बिजली की दुनिया के निर्विवाद बादशाह थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनकी इस सल्तनत को चुनौती देने के लिए एक और प्रतिभाशाली, एक और भी ज्यादा जीनियस और शायद कुछ सन की आविष्कारक सामने आने वाला था। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी उन्हीं के लिए काम करता था, लेकिन अब उनका सबसे प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बनने वाला था। यह व्यक्ति एक बिल्कुल ही अलग और ज्यादा खतरनाक तरह की बिजली की वकालत कर रहा था, जिसे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते थे। और इन दो तरह की बिजलियों और इन दो जीनियसों के बीच एक ऐसी कड़वी और क्रूर लड़ाई छिड़ने वाली थी जिसे इतिहास में द वॉर ऑफ करंट्स यानी धाराओं का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस वैज्ञानिक महायुद्ध में कौन जीतेगा? एडिसन का जमीनी अनुभव या उनके प्रतिद्वंद्वी का सैद्धांतिक जीनियस? यह कहानी का सबसे नाटकीय और विवादास्पद अध्याय है। चैप्टर नंबर 8, धाराओं का युद्ध, एडिसन बनाम टेस्ला। जब दो जीनियस आपस में टकराए, थॉमस एडिसन अब बिजली की दुनिया के बेताज बादशाह थे। उनका डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिस्टम धीरे धीरे शहरों को रोशन कर रहा था। डीसी एक सीधी, सादी और सुरक्षित बिजली थी। यह एक ही दिशा में बहती थी और कम वोल्टेज पर काम करती थी, जिससे यह घरों के लिए सुरक्षित मानी जाती थी। लेकिन डीसी की एक बहुत अहम कमजोरी थी, उसे ज्यादा दूर तक नहीं भेजा जा सकता था। तारों के प्रतिरोध के कारण बिजली की ताकत रास्ते में ही खत्म हो जाती थी। इसका मतलब यह था कि हर 1-2 किलोमीटर के अंदर
एक नया पावर प्लांट लगाना होता था, जो बहुत ही महंगा और अव्यावहारिक था। एडिसन को यह समस्या पता थी, लेकिन वे मानते थे कि इसका कोई और हल नहीं है। लेकिन एक हल था, और वो हल लेकर आया एक नौजवान, प्रतिभाशाली और सनकी सर्बियाई इंजीनियर, जिसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला एक असाधारण जीनियस था। वह कुछ समय के लिए एडिसन की कंपनी में ही काम करने के लिए यूरोप से अमेरिका आया था। टेस्ला ने एडिसन को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी का आइडिया सुझाया। एसी एक ऐसी बिजली है जो लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इसका सबसे प्रमुख फायदा यह है कि ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करके इसके वोल्टेज को बहुत ज्यादा अधिक किया जा सकता है, जिससे इसे सैकड़ों मील दूर तक बहुत ही कम ऊर्जा हानि के साथ भेजा जा सकता है, और फिर शहर में पहुंचने पर दूसरे ट्रांसफॉर्मर से इसके वोल्टेज को वापस कम करके इसे घरों में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डीसी के मुकाबले एक कहीं ज्यादा कुशल और सस्ता सिस्टम था। लेकिन एडिसन, जो एक बहुत ही व्यावहारिक और जिद्दी इंसान थे, उन्होंने टेस्ला के इस आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। उन्हें एसी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, और उन्हें यह बहुत ज्यादा खतरनाक भी लगा। उनका पूरा साम्राज्य डीसी पर बना हुआ था। उनके सारे पेटेंट डीसी के थे। वे अपनी बनाई हुई दुनिया को बदलना नहीं चाहते थे। टेस्ला और एडिसन के बीच इस बात पर इतना मतभेद हुआ कि टेस्ला ने एडिसन की नौकरी छोड़ दी। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद टेस्ला को एक विशाल निवेशक मिला, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो खुद भी एक प्रमुख आविष्कारक और बिजनेसमैन थे। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी सिस्टम की क्षमता को पहचान लिया, और उन्होंने टेस्ला के पेटेंट खरीदकर एडिसन के डीसी सिस्टम को सीधी टक्कर देने का फैसला किया, और यहीं से शुरू हुई धाराओं की युद्ध की कड़वी लड़ाई। यह सिर्फ दो तकनीकों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग व्यक्तित्वों, दो अलग अलग दर्शनों की लड़ाई थी। एक तरफ थे एडिसन, एक प्रैक्टिकल, मेहनती बिजनेसमैन जो धीरे धीरे सुधार करने में विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ थे टेस्ला, एक विजनरी, एक सैद्धांतिक जीनियस जो क्रांतिकारी और प्रमुख बदलावों के सपने देखते थे। यह लड़ाई सिर्फ प्रयोगशालाओं और बोर्डरूम तक ही सीमित नहीं रही, यह सड़कों पर आ गई और बहुत ही क्रूर और भद्दी हो गई। एडिसन ने एसी को बदनाम करने के लिए एक बहुत ही आक्रामक और घिनौना अभियान छेड़ दिया। वे यह साबित करना चाहते थे कि एसी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसे घरों में इस्तेमाल करना मौत को दावत देने जैसा है। उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित करने शुरू कर दिए, जहां वे आवारा कुत्तों और बिल्लियों को ऐसी करंट से मारकर लोगों को दिखाते थे। वे दिखाते थे कि कैसे एसी के हल्के से झटके से भी जानवर तरप तरप कर मर जाते हैं। उन्होंने इस अभियान को वेस्टिंगहाउस का नाम दिया, यानी वेस्टिंगहाउस द्वारा मारा गया। यह लड़ाई तब और भी ज्यादा भयानक हो गई जब न्यूयॉर्क की सरकार एक अपराधी को मौत की सजा देने के लिए फांसी की जगह कोई ज्यादा मानवीय तरीका खोज रही थी। एडिसन ने पर्दे के पीछे से यह सुनिश्चित किया कि सरकार मौत की सजा के लिए इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल करे, और उस चेयर में वेस्टिंगहाउस के एसी जनरेटर का ही इस्तेमाल हो। उनका मकसद यह था कि लोगों के दिमाग में एसी का नाम मौत और खतरे के साथ जुड़ जाए। यह एडिसन के जीवन का शायद सबसे शर्मनाक अध्याय है। एक ऐसा महान आविष्कारक जिसने दुनिया को रोशनी दी, वो अपने बिजनेस के फायदे के लिए एक दूसरी तकनीक को बदनाम करने के लिए इतना नीचे गिर गया था। यह दिखाता है कि बिजनेस की प्रतिस्पर्धा इंसान को कितना अंधा बना सकती है। लेकिन उनके इन सारे हथकंडों के बावजूद एसी की जीत निश्चित थी। 1893 में शिकागो में एक बहुत विशाल विश्व मेला आयोजित हुआ, और उस पूरे मेले को रोशन करने का कॉन्ट्रैक्ट एडिसन की कंपनी को न मिलकर वेस्टिंगहाउस की कंपनी को मिला। वेस्टिंगहाउस और टेस्ला ने एसी बिजली का इस्तेमाल करके उस मेले को दिन से भी ज्यादा रोशन कर दिया, और यह साबित कर दिया कि एसी एक सुरक्षित और ज्यादा बेहतर तकनीक है। इसके बाद नियाग्रा फॉल्स पर बनने वाले दुनिया के पहले विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट भी एसी सिस्टम को ही मिला। यह डीसी की हार और एसी की निर्णायक जीत थी। एडिसन यह युद्ध हार चुके थे। उन्होंने बाद में खुद भी यह स्वीकार किया कि डीसी पर टिके रहना उनकी एक महत्वपूर्ण गलती थी। आज हमारे घरों में जो बिजली आती है वो टेस्ला और वेस्टिंगहाउस की एसी ही है। डीसी का इस्तेमाल अब सिर्फ बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ही होता है। धाराओं का यह युद्ध खत्म हो चुका था। एडिसन को एक अहम हार मिली थी, लेकिन वे टूटे नहीं थे। उनका दिमाग अब भी नए आइडियाज से भरा हुआ था। वे बिजली की दुनिया से कुछ आगे जाकर
एक नई और जादुई दुनिया में कदम रखने वाले थे। एक ऐसी दुनिया जहां तस्वीरें सिर्फ स्थिर नहीं रहेंगी, वे चलेंगी, फिरेंगी और कहानियां सुनाएंगी। चैप्टर नंबर 9, चलती तस्वीरें, सिनेमा का जन्म। जब एडिसन ने तस्वीरों को जिंदा कर दिया, धाराओं के युद्ध में मिली हार के बाद थॉमस एडिसन ने अपना ध्यान बिजली के वितरण से हटाकर बिजली के नए नए उपयोगों को खोजने में लगा दिया। वे मेनलो पार्क की अपनी प्रयोगशाला को पीछे छोड़कर वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में एक और भी ज्यादा विशाल और आधुनिक रिसर्च फैसिलिटी बना चुके थे। यहीं पर उनका दिमाग एक और बहुत ही जादुई विचार से खेलने लगा था, चलती हुई तस्वीरें बनाने का विचार। फोनोग्राफ ने आवाज को कैद कर लिया था। अब एडिसन एक ऐसा आंखों के लिए फोनोग्राफ बनाना चाहते थे जो तस्वीरों को भी कैद कर सके और उन्हें जिंदा कर सके। यह आइडिया भी पूरी तरह से नया नहीं था। कई लोग पहले से ही इस पर काम कर रहे थे। वे जानते थे कि अगर हमारी आंखों के सामने से एक सेकंड में कई तस्वीरों को तेजी से गुजारा जाए तो हमारी आंखों को उनके चलने का भ्रम होता है। इसे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि एक ऐसी मशीन कैसे बनाई जाए जो बहुत सारी तस्वीरों को तेजी से खींच सके और फिर उन्हें उसी तेजी से दिखा भी सके। एडिसन ने इस चुनौती को अपनी टीम के सामने रखा और इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा अपने एक बहुत ही प्रतिभाशाली सहायक विलियम डिक्सन को। एडिसन और डिक्सन ने मिलकर एक नई तरह की फिल्म का इस्तेमाल किया जो जॉर्ज ईस्टमैन, जो बाद में कोडक कंपनी के संस्थापक बने, ने बनाई थी। यह एक लचीली सेल्यूलॉइड की पट्टी थी जिस पर तस्वीरों की एक श्रृंखला छापी जा सकती थी। उन्होंने इस फिल्म की पट्टी पर किनारों पर छोटे छोटे छेद बनाए ताकि मशीन के गियर उसे आसानी से पकड़कर एक एक फ्रेम करके आगे ले जा सकें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था और आज भी फिल्म की पट्टियों में इसी का इस्तेमाल होता है। इस फिल्म का इस्तेमाल करके उन्होंने एक कैमरा बनाया जिसे काइनेटोग्राफ कहा गया। यह एक बहुत ही भारी और विशाल कैमरा था जिसे बिजली की मोटर से चलाया जाता था। कैमरा तो बन गया था, लेकिन अब सवाल था कि इन चलती हुई तस्वीरों को देखा कैसे जाए। एडिसन ने इन तस्वीरों को एक विशाल पर्दे पर प्रोजेक्ट करने के बारे में नहीं सोचा। उन्हें लगा कि यह बिजनेस के लिहाज से फायदेमंद नहीं होगा। उन्होंने एक व्यक्तिगत व्यूइंग मशीन बनाने का फैसला किया जिसे एक बार में एक ही व्यक्ति देख सके। उन्होंने एक लकड़ी का विशाल सा बक्सा बनाया जिसके ऊपर एक आईपीस यानी झांकने के लिए एक छेद था। बक्से के अंदर फिल्म की एक लंबी पट्टी एक लूप में घूमती रहती थी और एक लाइट बल्ब उसे रोशन करता था। जब कोई व्यक्ति उस आई पीस से अंदर झांकता और एक सिक्का डालता तो उसे कुछ सेकंड की एक चलती हुई फिल्म दिखाई देती।